आज की सबसे बड़ी खबर है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, ओबीसी कम्युनिटी से हैं। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, वो भी ओबीसी हैं। आपको बता दूं कि कर्नाटक कैबिनेट में एक भी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, सवर्ण समाज के नेता को जगह नहीं दी गई है। 8 लोग हैं वहाँ भी कैबिनेट में, जिसमें 3 शेड्यूल कास्ट हैं, 3 ओबीसी हैं, 1 मुस्लिम है और 1 ईसाई है। तो क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि उसे अब ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और के साथ काम करना है? इसमें आदिवासी छूट रहे हैं, जो एक बड़ी कमी दिख रही है। उस नहीं, एक शेड्यूल ट्राइब है, माफ़ कीजिएगा, सतीश झरकाकोली एक शेड्यूल ट्राइब भी है यहाँ। तो सोचिए कि किस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी है, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इसमें जनरल कैटेगरी के एक भी नहीं है। चित्रा त्रिपाठी 2 दिन पहले बहस कर रही थी। राजेंद्र यादव से पूछा, माफ़ कीजिएगा, योगेंद्र यादव से पूछा कि पहले 10-10, 12-12, 15-15 ब्राह्मण मुख्यमंत्री होते थे, ये आधा चौथाई जो है वो सांसद ब्राह्मण होते थे। इसके बाद योगेंद्र यादव को मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि 3% लोगों को इतनी जगह मिले। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि संविधान है, लोकतंत्र है, इसमें जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी जगह तो मिलेगी। तो सोचिए, कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है। कर्नाटक में कांग्रेस का मुद्दा था जाति जनगणना, सोशल जस्टिस, गरीबी हटाओ, गरीबों का साथ। उन्होंने जो 5 प्रतिज्ञाएं की थी, महिलाओं को फ्री ट्रैवल, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो सीधे सीधे गरीबों को जोड़ते हैं। तो सोशल जस्टिस और गरीबी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये राहुल गांधी का हथियार रहा और इस पर वो चुनाव जीत गए। लेकिन जिस तरह की कैबिनेट बनी है उससे साफ है कि अब लगातार, उस दिन लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान योगेंद्र यादव काफ़ी करीबी दिखे हैं राहुल गांधी के, और योगेंद्र यादव ने साफ साफ कहा कि ओबीसी, जाति जनगणना सबसे बड़ा फैक्टर होगा। दिलीप मंडल बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि खड़गे साहब का पूरा एजेंडा है, पूरी कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, निजी कंपनियों को फिर से सरकारीकरण करना, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। जितने भी सरकारी कंपनियां निजी हाथों में दी गई है, उसका वो ये सब मुद्दा जो है वो बना सकते हैं। जाति जनगणना, ओबीसी से लगातार बीजेपी धर्म के नाम पर वोट ले रही थी, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट ले रही थी। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का उन्होंने रिजर्वेशन दिया, अभी 2 दिन पहले जिस तरह से ओबीसी के लोगों ने ट्विटर ट्रेंड कराया था, हर जगह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण जो है वो ओबीसी से ज़्यादा मिल रहा है। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, लेकिन उनको नहीं मिलता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सीटें ज़्यादा दे दी जाती है, 27% वाले का सीटें कम हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा असर दिख रहा है। तो अब साफ है 10 साल के बाद हालात बदल जाएंगे। 9 साल हो गए हैं, 1 साल और बचा है। अब लगता है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ओबीसी के हिस्से में, कि उसकी संख्या ज़्यादा है। सोशल मीडिया की वजह से सामाजिक जागरूकता भी आई है, तो कांग्रेस ने तो उसको अब भुना लिया है। और सोचिए कि कर्नाटक में जो लोग मंत्री बनाए गए हैं उनका लिस्ट देखिए। सिद्धारमैया ओबीसी, डी शिव कुमार ओबीसी, बीके पाटिल लिंगायत, जी परमेश्वर एससी, जमीर अहमद। तो सोचिए ये तीनों जो है लिंगायत, वहाँ जो है लिंगायत भी ओबीसी में आते हैं। जी परमेश्वर एससी, जमीर अहमद मुस्लिम, जे कोरगे क्रिश्चियन, एचके मुनियप्पा एससी, रामालिंगा रेड्डी ओबीसी, सतीश जरकोली एसटी, प्रियंका खड़गे एससी। सतीश जरकोली एसटी है, तो एससी एसटी ओबीसी की जगह मिली है, एक भी जनरल कैटेगरी के लोग नहीं हैं। और इसलिए दिलीप मंडल ने तंज किया है कि अब जनरल कैटेगरी के लोगों की जो कंट्रोल होगा सरकार पर, वो ईडी, सीबीआई और जुडिशियरी के जरिए हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी के जरिए हो सकता है। सरकार में सीधे उनकी भागीदारी नहीं है। आपको बता दूं कि लगातार एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं। और कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है, मध्य प्रदेश में अगला चुनाव है, वहाँ पर ओबीसी का मुख्यमंत्री चेहरा है बीजेपी के पास। कर्नाटक के तरह क्या कांग्रेस भी वहाँ कोई ओबीसी चेहरा लाएगी? राजस्थान में उनके ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में उनके ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। एक बात तो है कि कांग्रेस में जो सवर्ण लीडरशिप लॉबी है वो अभी भी उतनी कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन खड़गे के आने के बाद अब सारे फैसले वो लोग ले रहे हैं जिनकी सामाजिक और राजनीतिक समझ एससी एसटी ओबीसी के साथ है।
मैं आपको बता दूं कि खड़गे साहब के जो सलाहकारों में से जो लोग हैं, गुरदीप सप्पल हों या खड़गे हों, ये सब सोशल जस्टिस के पैरोकार लोग हैं। और इसीलिए कर्नाटक चुनाव में शुरुआती दौर में राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दा को उठाया था। तो क्या कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भले अच्छा न रहा हो, लेकिन क्या अब कांग्रेस को लग गया है कि ओबीसी बड़ा फैक्टर है, शेड्यूल कास्ट बड़ा फैक्टर है, शेड्यूल ट्राइब बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम गरीबों के साथ लेंगे। तो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के ही लोग ज़्यादातर गरीब हैं, वहीं सोशल जस्टिस की वो बात कर रहे हैं। तो गरीबी और सामाजिक न्याय का जो दो गठजोड़ है उसको लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही मायावती जी ने एक सवाल उठाया है कि इसमें दलित कहाँ हैं, मुस्लिम कहाँ हैं। एक मुस्लिम कैबिनेट में है, 3 दलित कैबिनेट में हैं। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी, उनके एक भी कैंडिडेट जीत नहीं पाए। पिछली बार जेडीएस से गठबंधन था, एक कैंडिडेट उनका जीत के आया था, मंत्री भी बने थे। तो वही बीएसपी की कोशिश है कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़े। आपको क्या लगता है कि क्या बीएसपी अकेले चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है, या गठबंधन में उनको जाना चाहिए, चाहे वो एनडीए गठबंधन में जाए चाहे यूपीए में? ज़्यादातर बीएसपी समर्थकों का कहना है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उससे पार्टी का बहुत नुकसान होगा। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या मायावती जी कहीं दबाव में तो नहीं, इस तरह के अंदेशा लोग लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो उनका 5 साल का पिछला कार्यकाल है वो इन सब पर धत्ता बताता है, क्योंकि एक सोशल मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट और बहुजन विचारधारा को लेकर और गरीबों की रक्षा को लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, इन सब पर मायावती जी ने शानदार काम किया है। जिसकी जो लकीर उन्होंने खींच दी है वो लकीर बहुत मुश्किल दिख रही है। वहीं आज जिस तरह से वहाँ मंच पर दिखे स्टालिन, उसके बाद तेजस्वी यादव देखे, नीतीश कुमार दिखे, हेमंत सोरेन दिखे हैं, तो इन सब से लग रहा है कि 2024 के चुनाव के संकेत दिए गए हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट होते हुए दिख रहे हैं और सोशल बहुजन मुद्दा को एजेंडा बना रहे हैं। वहीं समझने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जेडीयू हो, जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो सवर्णों को अपने तरफ लाने में लगी हुई है, और जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो ओबीसी को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। तो ये बेसिक फर्क है जो मैं आपको बता रहा था। क्या बीजेपी के साथ ओबीसी धर्म बचाने के नाम पर शामिल हुआ था, उसका आरक्षण नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण से भी उसको कम मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो टिका रहेगा धर्म बचाने के नाम पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, या वो अपने हक अधिकार के साथ जाएगा? और क्या सचमुच खड़गे के बाद कांग्रेस की आइडियोलॉजी बदलेगी और वो सोशल जस्टिस की बात कर रही है, सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करेगी? फिलहाल कर्नाटक में तो दिख रहा है कि एक भी सवर्ण को जगह नहीं दी गई है सरकार में, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, सारे के सारे गैर सवर्ण, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, इन लोगों को जगह दी गई है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इससे तो साफ लगता है कि 2024 का चुनाव जो है वो सोशल जस्टिस के नाम पर ही लड़ा जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ 2024 में कोई शेड्यूल कास्ट या ओबीसी ही या शेड्यूल ट्राइब का ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल। मैं जब भी ओबीसी कहता हूँ इसका मतलब है वो मुस्लिम समाज में भी ओबीसी है, सिख समाज में भी ओबीसी है, बुद्धिस्ट समाज में भी है, एसटी कहता हूँ तो भी सब समाज में है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश को एससी एसटी ओबीसी में ही कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिलने वाला है, ये भी बात तय है। और सोशल जस्टिस की लड़ाई और धीरे धीरे तेज हो रही है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने एक भी सवर्ण नेता को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। क्या बीएसपी को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो किसी गठबंधन के साथ जाएं? क्या अकेले बीएसपी जीत सकती है? और क्या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या कांग्रेस भला कर पाएगी ओबीसी का, या वहाँ भी उनको ठगा जाएगा? क्योंकि लंबे समय तक ओबीसी के हिस्से में कुछ भी नहीं मिला है। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अधिकार दिए। उसके बाद अर्जुन सिंह को साइड किया गया, बेनी प्रसाद वर्मा को साइड किया गया, लालू जी साइड हो गए, रामविलास जी साइड हो गए, ओबीसी लगभग खत्म हो गया था। एक बीरप्पा मोइली बच गए थे, शायद उनको भी हटा दिया गया था। एक तो सोचिए खड़गे थे और शिंदे थे, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सवर्ण लॉबी हावी हो गई थी। तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में सवर्ण लॉबी हावी हो जाती है। और वहीं क्या बीजेपी से मोहभंग हो रहा है? क्या कांग्रेस पर भरोसा किया जा सकता है? और सवाल है
कि जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी के बदले सवर्ण की तरफ जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन आज के कर्नाटक के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं और लगता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो 2024 में सोशल जस्टिस एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। क्या कांग्रेस पर आप भरोसा करेंगे या फिर से ठगे जाएंगे? और क्या धार्मिक ध्रुवीकरण से ओबीसी अब निकल रहा है, अधिकार की बात कर रहा है? और क्या ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियों को ओबीसी की तरफ नहीं जाना चाहिए? और क्या बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ने से उनको जीत मिलेगी? वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगली वीडियो में हम उसको जरूर उठाएंगे, आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।